इस गन को देखिए, ये एक फ्लेम थ्रोअर है और इस तरीके की गन 5,000 से 15,000 रुपए की होती है और अगर हम इसे चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो ये और भी सस्ती हो जाती है। अब जनरली जो लोग ये फ्लेम थ्रोअर बेचते हैं वो इससे ज्यादा पैसे नहीं कमाते, लेकिन फिर एक इंसान आता है और वो एक ट्वीट करता है। वो कहता है कि ये एक फ्लेम थ्रोअर है और इन सब में एक सीरियल नंबर है 1 से 20,000 तक का। इससे लोगों को लगता है कि इस फ्लेम थ्रोअर के सिर्फ 20,000 पीसेस बने हैं, जिससे होता ये है कि ये सारे के सारे 20,000 फ्लेम थ्रोअर 4 दिन के अंदर बिक जाते हैं और हर एक फ्लेम थ्रोअर 5,000 का नहीं, 15,000 का नहीं, 40,000 रुपए का बिकता है। यानी ये इंसान 4 दिन के अंदर करीबन 80 करोड़ रुपए कमा लेता है। इवन कि इस फ्लेम थ्रोअर को बेचने से पहले वो एक ट्वीट भी करता है कि इस फ्लेम थ्रोअर को मत खरीदो, फिर भी लोग उसकी बात नहीं मानते। अब हम में से कई लोग बोलेंगे, वाओ यार, बस इतनी सी लाइन से ये फ्लेम थ्रोअर बिक गया। लेकिन ये उतना भी वाव नहीं लगेगा अगर मैं ये बोलूं कि ये इंसान इलॉन मस्क है, जिस पर हमें से मैक्सिमम लोगों को अब ये लगेगा कि ऑब्वियसली इलॉन मस्क बना रहा है तो वो तो बिकेगा ही, उसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो फेमस है, इतना बड़ा टेक एंटरप्रेन्योर है। लेकिन 4 दिन में 20,000 यूनिट्स बिकने के पीछे ये लाइन भी है जो स्कार्सिटी क्रिएट करती है। आइए इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने 182 लोगों को बुलाया, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ए एंड बी, और इन दोनों ग्रुप्स को एग्जैक्टली सेम वेबसाइट दिखाई गई। सिर्फ एक डिफरेंस था, ए वाले लोग थे, उनकी वेबसाइट में ये 4 शब्द लिखे गए थे, ओनली 1 रूम लेफ्ट, जबकि दूसरे में ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस वर्जन में ये लाइन थी, लोगों को लगा डील अर्जेंट है, उन्हें लगा जूम ज्यादा वैल्यूएबल है। अब इससे हुआ ये कि ग्रुप ए वाले लोग जिनको ये लाइन दिखाई गई थी, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने वो रूम बुक कर लिया और उनको लगा कि ये रूम बहुत वैल्यूएबल है। इस एक्सपेरिमेंट से और इलॉन मस्क के इस केस स्टडी से हमें ये तो क्लियर है कि किसी भी चीज की अगर कमी हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फोर्टीन हंड्रेड्स में फ्लोरेंस, इटली के लोग पेंटिंग, म्यूजिक और बिल्डिंग्स पर बहुत फोकस करते थे। उन्हें लगता था कि वहां की हर चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक जायंट चर्च की बिल्डिंग बन रही थी, सेंटा मारिया डी फ्लोरे। उसकी सारी दीवारें बन गई थी, लेकिन 15-20 सालों से उसके डोम का डिजाइन कोई नहीं बना पा रहा था, क्योंकि जिस आर्किटेक्ट ने ये काम स्टार्ट किया था उसकी डेथ हो गई थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि किसी को नहीं पता था कि डोम बनाया कैसे जाए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा डोम बनने वाला था। सारे आर्किटेक्ट डरे हुए थे कि अगर किसी ने भी ये चीज अटेम्प्ट करी और ये डोम गिर गया तो उसकी खैर नहीं। लेकिन फिर एंट्री होती है एक इंसान की, जिसका नाम था फिलिपो ब्रूनेलेस्की, जो कि कोई आर्किटेक्ट नहीं था, बस एक घड़ी बनाने वाला इंसान था। ब्रूनेलेस्की ने बोला, मैं इस डोम को बना सकता हूँ, वो भी बिना किसी लकड़ी के सपोर्ट के। एक स्पेशल डिजाइन है मेरे पास, ये एक यूनिक पैटर्न है जिसमें मैं ईंटों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में रखूंगा। इसमें ऑक्टागन होगा जिसकी सारी लेंथ भी बराबर नहीं होगी और साथ में इनके सेंटर पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। शहर के लोग चौंक गए, बिना लकड़ी के सपोर्ट के इतना बड़ा डोम, क्योंकि आज तक तो ये किसी ने नहीं किया था। सब ने कहा, नहीं, पूरा एग्जैक्ट प्लान हमें पहले बताओ, अपने स्केचेस दिखाओ। ब्रूनेलेस्की ने मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पास एक छोटा मॉडल है जो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, और अगर तुम्हें मुझ पर फिर भी शक है तो मैं सारे आर्किटेक्ट्स को एक चैलेंज देता हूँ। इस अंडे को एक मार्बल के ऊपर अगर सीधा खड़ा कर दे तो मैं उसे मान जाऊंगा, क्योंकि ये काम मैं कर सकता हूँ। एक एक करके सारे आर्किटेक्ट्स ने इसे ट्राई किया, लेकिन हर बार वो एग गिरता रहा और कोई भी उसे वर्टिकल पोजीशन पे खड़ा नहीं कर पाया। सब आर्किटेक्ट्स ने मिलकर बोला, ब्रूनेलेस्की, अब तुम्हारी बारी है, तुम करके दिखाओ। ब्रूनेलेस्की ने अंडे को थोड़ा सा नीचे से तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका बेस फ्लैट हो गया, और फिर उसने उसी टेबल पर उसे सीधा खड़ा कर दिया। सारे के सारे आर्किटेक्चर प्रोटेस्ट करने लग गए, ये क्या बात हुई, ये तो हम भी कर सकते थे। इस पर ब्रूनेलेस्की बोला, इसीलिए मैं अपने डिजाइन तुम्हें नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि एक बार अगर मैंने अपने एग्जैक्ट डिजाइन तुम्हें बता दिया तो तुम कहोगे ये तो हम भी कर सकते हैं। इस पर डोम बनाने वाला काम ब्रूनेलेस्की को दे दिया गया, लेकिन फिर भी वहां पर लोगों को इस पर शक था, इसलिए एक और आर्किटेक्ट को इसका को डायरेक्टर बनाया गया, लोरेंजो गिबर्टी। लोरेंजो ब्रूनेलेस्की का दुश्मन था। लोरेंजो आर्किटेक्ट तो था, लेकिन डोम किस तरीके से बनाना है उसे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो इसका क्रेडिट लेना चाहता था। ब्रूनेलेस्की इस चीज को समझता था। उसने थोड़ा सा डोम बनाना स्टार्ट किया, फिर उसने देखा कि सारा क्रेडिट लोरेंजो को मिल रहा है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। इस पर ब्रूनेलेस्की को गुस्सा आया और अचानक एक दिन उसने कहा, मैं बीमार पड़ गया हूँ, मैं साइट पर नहीं आ सकता, तुम लोग ये काम कंटिन्यू कर सकते हो, तुम्हारे पास लोरेंजो है। लोरेंजो इस बात से डर गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आगे करना क्या है। सारे मजदूर वेट कर रहे थे, वहां पे मटेरियल वेस्ट हो रहा था। पूरा फ्लोरेंस पैनिक मोड में चला गया और काम रुक गया। अब सारे ऑफिशियल्स को समझ आ गया कि गलती हो गई है। वो सारे के सारे ब्रूनेलेस्की के घर गए, उससे कहा कि तुम वापस आ सकते हो, हम लोरेंजो को इस प्रोजेक्ट से हटा रहे हैं।
और अचानक से ब्रुनेलेस्की ठीक हो गया। उसने बोला ठीक है, अब मैं ये काम करूंगा। इस डोम को बनाने के लिए ब्रुनेलेस्की को 16 साल लगे और आज 600 सालों के बाद भी ये डोम खड़ा है। ब्रुनेलेस्की ने इसका कोई भी डिजाइन, कोई भी स्केचेस नहीं बनाए और आर्किटेक्ट्स अभी भी सिर्फ गेस वर्क करते हैं कि उस वक्त पर ये काम किस तरीके से किया गया होगा। इस स्टोरी से एक मैसेज क्लियर था, जब आपको काम आता हो और आपकी वैल्यू ना हो रही हो तो काम से 2 कदम पीछे हटाना ही कई बार सेंस बनाता है। नेक्स्ट क्वालिटी आती है पावर ऑफ साइलेंस। 1970s में मिडिल ईस्ट में बहुत टेंशन चल रही थी। इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी जिसका नाम था योम किपर वॉर। वॉर तो खत्म हो गई लेकिन दोनों देश के बीच में बहुत गुस्सा और नफरत थी। तब अमेरिका का एक इम्पोर्टेंट लीडर आया जिसका नाम था हेनरी किसिंजर। वो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इनका काम था कि दोनों देश के बीच में शांति बनवाना। हेनरी चाहते थे कि दोनों देश एक दूसरे से लड़ना बंद कर दे और सीज फायर कर ले। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि इजराइल ने एक जगह पर कब्जा कर लिया था जिसका नाम था सिनाई पेनिनसुला, जो 1967 की वॉर के बाद से उनके पास था। इजिप्ट को ये जमीन वापस चाहिए थी लेकिन इजराइल ने अभी अभी वॉर झेला था और वो डर गया था कि अगर ये जमीन मैंने दे दी तो वापस से वॉर हो सकती है। इसीलिए अमेरिका के हेनरी चाहते हुए भी इन दोनों के बीच में पीस नहीं करवा पा रहे थे। फिर हेनरी ने एक स्ट्रैटेजी खेली। उन्होंने कहा, मैं मसादा देखना चाहता हूँ। मसादा इजराइल में एक जगह है लेकिन ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये इजराइल की बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि करीबन 2000 साल पहले यहाँ पर ज्यूइश ने रोमन एम्पायर के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ी थी। इस वॉर के दौरान इस जगह पर सिर्फ 700 इजरायली बचे थे जबकि हजारों सोल्जर्स इनको मारने आ रहे थे। ये जानते थे कि इन सब का मरना तय है लेकिन दुश्मन के हाथों मरने के बजाय इन्होंने एक अलग ही चीज खेली। इन सब 700 लोगों ने मास सुसाइड किया जिसमें मर्द, औरतें, बच्चे सब शामिल थे। जब ये सारा रोमन एम्पायर इस किले पर पहुंचा तो यहाँ पर इन्होंने 700 लोगों को मरा हुआ पाया जिससे मैसेज क्लियर था कि मसादा अब कभी नहीं गिरेगा। इसलिए ये जगह इजरायलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इजरायली के आर्मी ऑफिसर्स की बहुत बार ओथ भी करवाई जाती है। एनीवेज, अमेरिका के हेनरी पुराने किले मसादा में गए। वो बस चलते रहे, ना कुछ बोला, ना कुछ पूछा, ना स्पीच दी, ना ही लड़ाई की बात की। उन्होंने सिर्फ पुरानी दीवारें देखी, रेगिस्तान को देखा और चुपचाप वहाँ पर खड़े रहे। जो इजरायली लीडर्स उनके साथ थे वो सब समझ गए। बिना कुछ बोले हेनरी ने उनसे कह दिया कि अगर आप इजिप्ट से मिलकर नहीं रहोगे तो क्या आप दोबारा अकेले किसी पहाड़ पर मरने के लिए तैयार हो। हेनरी की इस विजिट के बाद प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व नहीं हुई लेकिन इजरायली के लीडर्स को सोचना पड़ा। उन्हें लगा ये सिर्फ जमीन की बात नहीं है, ये हमारे देश की सुरक्षा की बात है। थोड़े दिनों के बाद इजराइल मान गया कि वो कुछ जमीन वापस करने के लिए रेडी है और इन दोनों के बीच में पीसफुल ट्रीटी हो गई। इस हिस्टोरिकल स्टोरी से मैसेज क्लियर है कि कई बार बिना स्पीचेस के, बिना बोले भी हम अपना मैसेज क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, विन थ्रू एक्शंस एंड नॉट थ्रू वर्ड्स। बहुत टाइम पहले एक राजा था जिसका एक वजीर था। ये वजीर राजा के साथ 30 साल तक ईमानदारी से रहा। चाहे जब जंग हुई, जब लोगों ने राजा को धोखा दिया, जब भुखमरी आई, हर वक्त जब भी राजा मुसीबत में था ये वजीर उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने झूठ बोलकर वजीर के खिलाफ राजा के कान भर दिए। उन्होंने कहा कि वजीर ने राजा से गद्दारी की है। राजा गुस्से में आ गया और उसने हुक्म दिया, इसे मार दो, हमारे भूखे कुत्तों के सामने से डाल दो, वो इसे नोच नोच कर खा लेंगे। ये कुत्ते इतने खतरनाक थे कि वो किसी को भी तड़पा तड़पा के मार सकते थे। लेकिन वजीर चिल्लाया नहीं, लड़ाई नहीं करी, ना सफाई दी। उसने आंखें झुका के, हाथ जोड़ के राजा से बस एक बात कही, राजन मुझे 10 दिन दे दो, मैं इन कुत्तों का ख्याल रखना चाहता हूँ, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। राजा ने सोचा ठीक है और उसे कुत्तों के पास भेज दिया। अगले 10 दिन तक वजीर ने उन कुत्तों को प्यार से रखा, उन्हें खाना खिलाया, उनका इलाज करवाया, उनके जख्म साफ किए और उनसे बातें करी। उन भूखे गुस्से वाले कुत्तों ने पहली बार किसी का प्यार देखा था। 10 दिन के बाद जब वजीर को फिर से सबके सामने लाया गया तो उस वक्त सब सोच रहे थे कि वो कुत्ते उसे चीर डालेंगे, लेकिन सब गलत हुआ। कुत्ते उस पर भौंकने के बजाय उसके पास दोस्ती के लिए आ गए, उसका चेहरा चाटने लगे, उसके पास बैठ गए और उसे गले लगा दिया। सब लोग चौंक गए। राजा भी हैरान था और वो चिल्लाकर बोला, ये कुत्ते तुझे क्यों नहीं काट रहे। वजीर ने शांति से कहा, राजा मैंने सिर्फ 10 दिन तक इनका ख्याल रखा है और ये मुझे नहीं भूले, लेकिन मैं तो आपके साथ 30 साल तक था, फिर भी आपने सिर्फ एक झूठ सुन के मुझे मारने का हुक्म दे दिया। इस बात पर पूरा महल चुप हो गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वजीर को माफ किया, उसे इनाम दिया और झूठ बोलने वाले लोगों को महल से निकाल दिया। कहानी से 2 मॉरल्स क्लियर हैं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अपने एक्शन से भी हम मैसेज किसी को दे सकते हैं और साथ में किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास मत करो।
एक बार नेपोलियन का जर्नल नेपोलियन के पास आया। उसने कहा, सर, जब भी कोई आपको थिएटर में देखता है तो लोग बहुत चिल्लाते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज्यादा बार थिएटर में जाओ। आप जानते हो इस पर नेपोलियन ने क्या कहा? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर मैं बहुत बार थिएटर में जाने लग गया तो थोड़े टाइम के बाद मुझे देखकर चिल्लाना तो छोड़ो, कोई मुझे देखेगा भी नहीं। जितना कम मैं उन्हें दिखूंगा उतनी पावर मैं रिटेन रख सकता हूँ। तो इस वीडियो से हमारा पहला लेसन तो क्लियर है कि डोंट बी टू अवेलेबल। सेकंड लेसन जो हमने सीखा वो था पावर ऑफ साइलेंस, जिसमें हमने हेनरी किसिंजर की स्टोरी देखी कि किस तरीके से उन्होंने इजिप्ट और इजराइल की दोस्ती करवा दी, क्योंकि उन्होंने बिना कहे इजराइल को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। थर्ड लेसन जो हमने देखा वो है विन थ्रू एक्शन नॉट थ्रू वर्ड्स, जिसमें हमने एक वजीर और एक राजा की स्टोरी देखी थी कि किस तरीके से वजीर ने राजा की 30 साल तक वफादारी करी, लेकिन एक छोटे से डाउट की वजह से राजा उसको मानने तक आ गया और वजीर ने बहुत पोलाइटली अपने एक्शंस के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे किया। ये तीनों लेसन्स हमने 48 लॉज ऑफ पावर बुक से लिए हैं। अगर आप इस बुक की डिटेल समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसको 50 लाख लोगों ने इंस्टॉल किया है और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।